मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम गणेश जी की कृपा से बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का तृतीय पेपर जिसकी प्रथम यूनिट जिसका प्रथम लेसन एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जी बन गया भ्रूणिकी, इट मीन्स एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो आपको मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आपसे एक एक चीज समझ में आएगी। यदि कोई शब्द या कोई परिभाषा में कोई शब्द में त्रुटि रह जाती है तो आप पर्सनल मेरे से पूछ सकते हो। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन है बेटा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के परिवर्धन का, डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, अर्थात भ्रूणिकी कहते हैं। तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवों के परिवर्तन का, जीवों के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है, उसे डिस्कार्ड क्या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन और दे देता हूं मैं इसकी। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी ये हो गई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सर्वप्रथम क्या होगा, युग्मकों का निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन, फिर उनका संयोजन, इट मीन्स दोनों का फ्यूजन, फिर जीवों में, जीवों के शरीर के अंदर जाइगोट डेवलपमेंट, युग्मनक का परिवर्तन, इन सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, भ्रूणिकी कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हमें बार बार में एक शब्द आ रहा है कि जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, जीवों के परिवर्धन का, इट मीन्स डेवलपमेंट का। तो हम क्यों नहीं इस शब्द को ही क्लियर कर देते हैं कि परिवर्धन क्या है, डेवलपमेंट क्या है। जीवों में अनिषेचित अंड हो चाहे निषेचित अंड हो, अर्थात या तो अनफर्टिलाइज्ड हो या फर्टिलाइज्ड हो, इन दोनों ही प्रकार के अंडों से बहुकोशिकीय जटिल जीव में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं हम डेवलपमेंट। जीवों में अनिषेचित अंड या निषेचित अंड, जटिल बहुकोशिकीय जीव में जो परिवर्तन है, परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को ही हम परिवर्धन कहते हैं। तो कहने का अर्थ है, मैं सभी चीजों का भी केवल आपको इंट्रोडक्शन ही किया है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो अपन ने पढ़ लिया कि जीवों के परिवर्धन का, जीवों के डेवलपमेंट का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान होती है कौन सी? एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी। अब बात आती है कि सर इसमें ऐसे कौन कौन से पद रहेंगे जिनकी हम स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी में एक बड़ी लंबी खींच करके परिभाषा बना देता हूँ, आपने छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं हम, युग्मक फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण। बेटा नर हो चाहे मादा हो, हायर कॉर्डेट्स जो प्राणी होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया होती है। जो मेल होता है उसमें गैमेट के रूप में आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल होती है उसमें बेटा गैमेट के रूप में ओवम फॉर्मेशन होता है। जब गैमेट बन जाते हैं तो उन दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होना, संयोजन होना, जुड़ जाना, आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन में आपने देखा है कि बेटा जीव शरीर के भीतर अगर संयोजन हो रहा है तो उसे हम आंतरिक निषेचन के रूप में पढ़ाते हैं, और यदि जीव शरीर के बाहर किसी माध्यम में अगर गैमेट्स का युग्मन संयोजन हो रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बाह्यतम निषेचन कहते हैं। तो सबसे पहले युग्मकों का निर्माण हुआ, फिर युग्मकों के निर्माण के बाद बेटा जीव शरीर के भीतर, हायर कॉर्डेट्स में है मनुष्य तो जीव शरीर के भीतर उसका क्या हुआ? निषेचन हुआ, दोनों युग्मकों का संयोजन हुआ। संयोजन के बाद में बेटा हमारे
एक द्विगुणित कोशिका का फॉर्मेशन होता है, उस द्विगुणित कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। इस जाइगोट के फॉर्मेशन के पश्चात, इस युग्मनज बनने के पश्चात इसमें एक क्रिया प्रारंभ होती है बेटा, उसका नाम है क्लीवेज विदलन। हम जानते हैं कि एक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में, 32 से 64 में अर्थात कोरक खंडों में डिवाइड होती चली जाती है और उसका मूल आकार परिवर्तित नहीं होता है। इस क्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं? क्लीवेज अर्थात विदलन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा जो जाइगोट है बेटा, हमारा युग्मनज है, उसमें क्लीवेज होता है और एक कोशिका एक से अधिक कोरक खंडों में निर्मित होती चली जाती है। उस प्रत्येक कोरक खंड से जो सेल्स बन रही है, उस सेल से समान प्रकार के सेल्स जो टिश्यू बन रहे हैं, उन टिश्यू और सेल्स में बेटा फिर एक नई प्रोसेस शुरू होती है, उसका नाम है डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदन। विभेद हो जाना अर्थात अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए प्रत्येक कोशिका और प्रत्येक ऊतक का अपने निश्चित लक्ष्य टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाना। अर्थात जो सेल्स और टिश्यू निर्मित हुए हैं विदलन में, जो कोरक खंड बने हैं, उन कोरक खंडों को डिफरेंशिएशन की क्रिया के द्वारा, विभेदन की क्रिया के द्वारा एक निश्चित स्थान पर पहुंच करके विभेदन के परिणाम स्वरूप अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। अंगों का जब निर्माण हो जाता है तो समान प्रकार के अंग जब एक क्रिया को बेटा पूर्ण करते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के एक जीव शरीर का, संपूर्ण जीव शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो आपको बेटा मैंने बहुत सारे प्रोसेस बोले हैं, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, क्लीवेज, सेल्स और टिश्यू फॉर्मेशन, इनका व्यवस्थित होकर के विभेदित हो जाना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद बेटा ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन का निर्माण हुआ है, ऑर्गन के बाद में बेटा ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं, फिर एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जटिल जीव के शरीर का निर्माण हुआ, बॉडी का निर्माण हुआ है। इन सब प्रक्रियाओं की जो स्टडी होती है, इन सब प्रोसेसों की जो स्टडी होती है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो आपके 100% समझ में आया होगा कि जीव के शरीर में गैमेट फॉर्मेशन से लेकर एक जीव शरीर, एक छोटे से नए जीव की उत्पत्ति तक का जो प्रोसेस होता है, इसमें जितनी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है, उन प्रक्रियाओं की स्टडी के लिए हम कौन सी ब्रांच का अध्ययन करते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी का अध्ययन करते हैं। 100% मुझे ये आशा है कि ये शब्द वाइज शब्द आपके समझ में आए होंगे। इसकी एक छोटी सी परिभाषा और बोल देता हूं मैं कि भ्रूणिकी किसे कहते हैं, ये बता देता हूं बेटा। व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन को भी, एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन को भी एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन को भी एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, भ्रूणिकी कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको 4-5 डेफिनेशनों से क्लियर कर दिया कि जीव के शरीर में बेटा जो नए जीव का जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में जितने भी प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं, उन प्रोसेसों की जो स्टडी होगी, उस स्टडी के लिए जो ब्रांच बनती है, उस ब्रांच को ही हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो व्यक्ति वृत्तीय जो परिवर्तन है, उसको आपने क्या कहा था बेटा? व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन का जो स्टडी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? भ्रूणिकी कहते हैं। तो व्यक्ति वृत्तीय जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन की स्टडी को ही एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब मैं आपको व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, उसे समझा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा था अभी कि एम्ब्रियोलॉजी
शब्द में केवल अपन इतना सा परिचय देते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, कि जीव के भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ये प्रसव से पूर्व का काल होता है। भाई भ्रूण का अध्ययन कहाँ होगा, पेट के अंदर होगा। तो प्रसव की क्रिया से पूर्व काल का जो अध्ययन है, भ्रूण के विकास का अध्ययन है, उसके परिवर्तन का अध्ययन है, वो एम्ब्रियोलॉजी में आता है। लेकिन आजकल बेटा आपको मैं बता देता हूं कि एम्ब्रियोलॉजी के स्थान पर डेवलपमेंट बायोलॉजी, जो हमारे पेपर का नाम है, परिवर्धन जैविकी शब्द का इस्तेमाल हम करने लग गए हैं। क्यों करने लगे? क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में केवल और केवल भ्रूण के परिवर्धन का ही अध्ययन होता है, अर्थात प्रसव की क्रिया से पूर्व काल का ही अध्ययन होता है, पूर्व काल में घटने वाली घटनाओं का ही अध्ययन होता है। जबकि मुझे तो संपूर्ण भ्रूण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करवाना है। इसीलिए हम एम्ब्रियोलॉजी के स्थान पर डेवलपमेंट बायोलॉजी काम में लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी जो होती है उसमें प्रसव की क्रिया से पूर्व काल में घटने वाली घटनाएं और प्रसव की क्रिया के बाद में अर्थात उसके पश्चात घटने वाली घटनाओं को कंप्लीट मिलाकर के एक पूर्ण परिवर्धन के रूप में डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी शब्द का निर्माण किया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि पेपर का नाम तो डेवलपमेंट बायोलॉजी है और सर पढ़ा है एम्ब्रियोलॉजी है। शब्द दोनों ही समानार्थक है। केवल भ्रूण की जो स्टडी होती है, भ्रूण के डेवलपमेंट की स्टडी होती है, उसके लिए हम एम्ब्रियोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन भ्रूण के विकास के साथ साथ संपूर्ण प्रोसेसों के अध्ययन के लिए हम डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्तन जैविकी यूज करते हैं। अब मैं बेटा अभी आपसे बोल रहा था कि जैविकी की परिभाषा बताई थी मैंने, एम्ब्रियोलॉजी की व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की स्टडी को भी अपन क्या कहते हैं, भ्रूणिकी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो व्यक्ति वृत्तीय जो परिवर्तन है बेटा, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? उसके दो प्रकार कर लिए अपन ने। कि सर दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो बेटा सबसे पहला प्रकार है इसमें भ्रूणोद्भव अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस, और सेकंड है बेटा इसका कोरकोद्भव अर्थात ब्लास्टोजेनेसिस। कि सर आपने इस डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ाने वाले शब्द एम्ब्रियोलॉजी को दो भागों में क्यों बांटा? रीजन क्या था बेटा? जो हायर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन जिन जीवों में होता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन ऐसे जो जीव हैं बेटा जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, अलैंगिक जनन होता है, उनमें भी तो जीवों का विकास होता है। तो उस जीव के विकास के लिए तो शब्द यूज करूंगा बेटा मैं कौन सा? कोरकोद्भव। और जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें युग्मक फॉर्मेशन होता है, उसके लिए शब्द यूज करूंगा बेटा मैं भ्रूणोद्भव। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके दोनों प्रकारों में पहला शब्द जो है बेटा, पहला प्रकार तो है भ्रूणोद्भव और सेकंड है कोरकोद्भव। भ्रूणोद्भव नाम से ही क्लियर है, मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया था आपको। युग्मन से नए जीव के विकास को, नए जीव के निर्माण को, परिवर्तन को ही भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जिसमें हमने बात कर ली कि ऐसे हायर ऑर्डर प्राणी जिनमें लैंगिक जनन होता है, उन लैंगिक जनन वाले प्राणियों में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, उससे विदलन की क्रिया प्रारंभ होती है, विदलन के बाद डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, विभेदन से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है और एक संपूर्ण जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इन प्रोसेसों वाले प्रकार को, इस प्रोसेसों को मिलाकर बेटा एक शब्द बना है, उसका नाम है भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव। तो ये तो तुम्हारा पहला प्रकार हो गया बेटा कि युग्मनस से नए जीव के परिवर्तन को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब बात आती है सर सेकंड क्यों पढ़ा रहे हो? तो फिर हमको कोरकोद्भव, ब्लास्टोजेनेसिस, ऐसे जीव जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसे जीवों में एसेक्सुअल जो जनन होता है उसमें कुछ संरचनाएं भाग लेती है, जैसे हमने नाम पढ़ा होगा बडिंग, जो यूज करते थे हम मुकुलन के लिए,
उस मुकुलन की क्रिया में मुकुल का एक बड़ का एक संरचना का निर्माण होता है जिसे मुकुल बड़ कलिका कहते हैं, या कोई भी काई खंड वेजिटेटिव फ्रेगमेंट, या बेटा पॉलीफेरा वर्ग के प्राणियों में हम एक संरचना का नाम पढ़ते हैं जेन्यूल। ऐसी संरचनाओं से यदि नए जीव का परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कौन सा बोलेंगे बताओ, पौरकोद्भव। तो युग्मन से नए जीव का परिवर्तन तो कहलाता है भ्रूणोद्भव, और अलैंगिक जनन में काम आने वाली, अलैंगिक जनन में पाई जाने वाली संरचनाओं से अगर नए जीव का परिवर्तन हो रहा है तो उसे कहते हैं पौरकोद्भव। आज आपको मैंने एम्ब्रियोलॉजी की शुरुआत की थी, 100% आपके समझ में आया होगा। इसी को आगे बढ़ते हुए मैं लेक्चर के रूप में पढ़ाऊंगा आपको। ये आपके पाठ का लेक्चर फर्स्ट है जो आज आपके आ जाएगा। आशा करता हूं कि बेटा आप इनको लगातार देखते रहें, अपना रजिस्टर मेंटेन करते रहें। मैं इसे आपको उसमें पीडीएफ के द्वारा भी इसके नोट भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सभी को।